नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं। वो नागपुर में रहेंगे, इसके बाद वो पुणे, कोल्हापुर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। बता दें, महाराष्ट्र में लोकसभा, विधानसभा और नागपुर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतरिम चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी आई है। हालांकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। अमित शाह आज शाम 7:50 पर नागपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद एक 5 स्टार होटल में रात रुकेंगे। शनिवार सुबह दीक्षा भूमि जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद हेडगेवार रेशमबाग स्थित स्मृति मंदिर भी जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कार्यकारी संपादक शिरीष उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अमित शाह जी 18 और 19 को 18 तारीख को पुणे पहुंचेंगे और 18-19 2 दिन के लिए दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के। और आने के बाद पुणे में उनके हाथों से मोदी जी के ऊपर लिखे हुए एक पुस्तक का अनावरण किया जाने वाला है। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के को बेस करते हुए एक गार्डन बनाया गया है, जिसका भी उद्घाटन करेंगे, उनके हाथों किया जाएगा। ये 2 काम उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले बताया जा रहा था कि वो जो उपचुनाव हो रहे हैं पेठ में और चिंचवड़ में, वो उसके प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन अब एक चीज क्लियर हो गई है कि अमित शाह जी दोनों चुनाव से अपने आप को दूर रखने वाले हैं। दोनों चुनाव में किसी भी तरह की ना रैली, ना ही किसी प्रकार के जनसभा को संबोधित करेंगे। जी अलका जी। शिरीष, जिस तरीके से अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र का दौरा लगातार कर रहे हैं, इसके क्या सियासी मायने हैं? क्योंकि बार बार विपक्षियों की तरफ से भी गृह मंत्री और अमित शाह के दौरों को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी दौरा है इनका। कहीं न कहीं अगर पॉलिटिकल आदमी या राजनीतिक किसी भी जहाँ पर दौरा करता है तो उसका राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य होता है वो तो होना ही है। और बिना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के उनका दौरा हो भी नहीं सकता है। ऐसे भी पुणे के बगल में चिंचवड़ है और पेठ है, दोनों जगह पर उपचुनाव होने वाले हैं। उनके दौरे का उस पर असर तो पड़ता ही है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑलरेडी नितिन गडकरी और एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाया हुआ है। तो ऐसे हालात में उनको ऐसा लगा होगा कि उनको भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके आने का असर तो जरूर पड़ेगा। श्रीष, ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी के लिए एक तरीके से अस्मिता का सवाल बन गया है कि वहां पे जो निगम चुनाव होंगे, जो विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा के दृष्टिकोण से भी महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें जो है वो महाराष्ट्र में है। तो क्या यही वजह है कि बार बार जो है प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री बार बार महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं? पिछला विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 100 सीटें जो निकाल ली हैं 288 में से, उससे बीजेपी का मनोबल तो बढ़ा ही हुआ है। और बीजेपी इस बात की पूरी तैयारी कर रही है कि अगला जो विधानसभा चुनाव हो उसमें बीजेपी जो 144 का जादुई आंकड़ा है उसको पकड़ ले और सरकार अपने दम पर बनाए। और इसी अपने सपने को साकार करने के लिए बीजेपी कोई भी कसर नहीं रखना चाहती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो या उपचुनाव हो या इंटीरियर के नगर पालिकाओं के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर चुनाव को उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना विधानसभा चुनाव को दिया जाता है। जी अलका जी। शिरीष, विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, खासकर उद्धव गुट की तरफ से, कि बीजेपी ये जानती है कि शिंदे गुट जो है उन्हें चुनाव नहीं जिता सकता। यही वजह है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है वो बार बार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। या ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अब पीएम जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे महाराष्ट्र चुनाव तक महाराष्ट्र में। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में की जो स्थिति है वो उसके उस तरीके से कंट्रोल में नहीं है जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में थी? भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला विधानसभा चुनाव ये तो सही बात है कि उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस समय शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस मिल करके वो चुनाव लड़ेगी।
ऐसे हालात में शिवसेना सिर्फ एकनाथ शिंदे के ऊपर डिपेंड रह करके आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती है। वैसे भी एकनाथ शिंदे जो है उनके पास जो 40-42 विधायक जो है, उतनी सीटें भी अगर वो निकाल ले जाए तो बीजेपी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बीजेपी अपने अपने बलबूते पर ही 144 का आंकड़ा छूना चाह रही है। और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री हो गए या कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, अभी अनुराग ठाकुर जी आकर के गए थे, नितिन गडकरी जी एक्टिव हो गए हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं विपक्ष को ये जरूर डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना सीरियसली इन चुनावों की तैयारियों को लेकर चल रही है, उसका पूरा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेंगे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होने वाला है। इसीलिए विपक्ष की तरफ से उलझुल बयानबाजी आ रही है और ये बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री को वहीं महाराष्ट्र में रह जाना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री हर उस जिले में, हर उस राज्य में दौरा करते हैं जहां चुनाव होता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉलिटिकल आदमी है तो उसको पॉलिटिकल आदमी चुनाव लड़ करके ही आता है, और चुनाव के लिए अगर वो नहीं जाएगा तो किस चीज के लिए जाएगा। तो विरोधी पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो महाराष्ट्र में रह जाना चाहिए, ये इस आरोप का कोई मतलब नहीं है। शिरीष, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में के जो अंतरिम चुनाव हुए उसमें बीजेपी के प्रत्याशियों को खासा कुछ लाभ नहीं मिला, या फिर कहें कि एक तरीके से हार के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी के। तो अमित शाह का ये दौरा जो है वो कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश भरने के लिए किया जा रहा है। अमित शाह की जी की एक हालत है, वो जब किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ लोकल हर लीडरशिप से मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ घुलते मिलते हैं, और ये उनके पूना दौरे का भी 100% पॉजिटिव असर जाएगा कार्यकर्ताओं पर। जी शिरीष, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, आपको क्या लगता है कि उसे भी कहीं ना कहीं ये डर है कि बीजेपी जो है वो ऐन मौके पर जो है चीजें बदल देती हैं? बीजेपी नेताओं की जो दौरे होते हैं ना कहीं उससे जनता भी प्रभावित होती है। तो यही वजह है कि बार बार विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है, उनके दौरों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, और अमित शाह के दौरों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। अभी विपक्ष में जो है, जो सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं वो शरद पवार जी माने जा रहे हैं विपक्ष के, और शरद पवार जी का पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं रुख काफी नर्म हुआ है। तो उसको देखते हुए ये तो बोलना बहुत आसान होगा कि बीजेपी का जो रुख है, बीजेपी की जो पॉलिटिकल तैयारी है, उससे कहीं न कहीं विरोधी पक्ष को डर तो जरूर लगता है। जी शिरीष, ऐसा माना जा रहा है कि जो सर्वे आए हैं उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित है। यही वजह है कि बीजेपी का जो मेन फोकस है वो महाराष्ट्र की तरफ है। अभी मुंबई में महानगर पालिका भी चुनाव होने वाले हैं। ये जो सर्वे की वजह, मुझे लगता है हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अवश्य ये महानगर पालिका चुनाव के आंकड़ों से अपनी जीत के ऊपर कहीं न कहीं संदेह है। इसीलिए इस महानगर पालिका चुनाव को भी लगभग 1 साल आगे टालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब इसका कितना असर वो आगे ले जाने का, चुनाव का कितना फायदा होने वाला है या कितना नुकसान होगा, ये जब चुनाव आएंगे तो जरूर सामने दिखेगा। शिरीष, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा के बीजेपी ने जो शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन इन्हें चुनाव में इसका इस तरीके का इनको जो है वो घाटा मिलने वाला है शिंदे गुट के साथ जाने की वजह से, क्योंकि जो बीजेपी को सहयोग शिवसेना जो पहले थी उद्धव ठाकरे के टाइम में जो पिछले विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें जो बीजेपी की स्थिति थी वो अब अलग है, क्योंकि शिवसेना समर्थक भी जो है कहीं ना कहीं वो यही मानते हैं कि जो शिवसेना में फूट पड़ी है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो बीजेपी है। देखिए, शिवसेना की ताकत की अगर हम बात करें तो जो कोकण बेल्ट है, रत्नागिरी से लेकर के मुंबई तक, ये जो कोकण बेल्ट है, इस कोकण बेल्ट में शिवसेना की थोड़ी बहुत पैठ हुआ करती थी, जिसमें से थाने, कल्याण और ये सब जो पूरी एरिया, ये तो पूरी तरह साफ हो जाती है जब एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार या अपने स्वबुद्धि से उन्होंने शिवसेना का साथ छोड़ दिया है। तो ये अभी शिवसेना के पास ग्राउंड लेवल पर कितनी ताकत है, ये आगामी जो महानगर पालिका चुनाव है और नगर पालिका चुनाव है उसी से क्लियर होगा, और उसी से लोगों को समझ में भी आएगा कि एकनाथ शिंदे को साथ में रखने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या शिवसेना को साथ में रखने से ज्यादा फायदा हो रहा था। जी शिरीष, अभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब उन्होंने
शरद पवार के भतीजे के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, शपथ ग्रहण समारोह लिया था, उसमें शरद पवार की भी सहमति थी। जब अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया गया था, सरकार बनी, हालांकि कुछ ही 1-2 दिन बाद सरकार फडणवीस ने हाथ भी खड़े कर दिए सरकार बनाने के बाद। तो इस मुद्दे को अभी किस वजह से उठाया जा रहा है, इसके क्या सियासी मायने हैं? इसकी बातें तो फडणवीस इसके पहले भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पर, ऐसे समय में ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। नहीं, उस समय भी जो 2019 के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो मिलाकर के जो सरकार बनाई गई थी, शपथ लिया गया था सुबह सुबह, उसके लिए ना तो उसके लिए राष्ट्र देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये एक साक्षात्कार के दौरान ये बताया गया है कि शरद पवार जी की उसके अंदर मूक सहमति थी। उन्होंने सहमति दिया था और उनके सहमति के अनुसार ही वो सुबह की शपथ हुई थी। अब उस सरकार से देवेंद्र फडणवीस अलग नहीं हुए थे। उस सरकार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सपोर्ट किया और एक ही 1.5 दिन के अंदर, फिर उन्होंने 2 दिन के अंदर उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तो वो समय नहीं था, मौका नहीं था बताने के लिए, उनके पास समय जगह भी नहीं था। फिर से उनकी जब सरकार बन गई है और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं पे ये सरकार जब खड़ी उतर रही है, तब जाकर के देवेंद्र फडणवीस ने ये गौप्य विस्फोट किया है। और अब उनकी तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शरद पवार के साथ में डिस्कस करके की गई है, समय आने पर वो भी बताया जाएगा। तो ये अभी उनके विवेक पर आधारित है कि वो कब इन चीजों को बता रहे हैं। जी सिरई जो विपक्षी गुट हैं, जिनका कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का जो ये गुट है, जिन्होंने मिलकर संगठन बनाया है एक तरीके से विपक्ष का, आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए इनका जो गठजोड़ है वो कितना चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना का जो वोट बैंक है, अगर इसे मिला दिया जाए तो ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इसी गठबंधन को जवाब देने के लिए एकनाथ शिंदे की अलग से शिवसेना जो बनी है, उसके साथ में बीजेपी ने गठबंधन किया हुआ है। इसके अलावा भी आरपीआई के साथ में गठबंधन है और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी कठिनाई होने वाली है जब तीनों पार्टियां मिलकर के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अब ये तो जब चुनाव आएगा और लड़ेंगी, ये तीनों पार्टियां एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक तरफ, तब और उसके जो रिजल्ट आएंगे तभी कुछ बताया जा सकता है कि इसके अंदर कितना बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीरीज इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा महाराष्ट्र का होने वाला है। आज 7:50 पर गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के तौर पर अमित शाह का ये दौरा देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने त्रिवेदी संग्रहालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधक समिति की तरफ से श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित दर्शन करवाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्टर ने बताया कि श्रद्धालुओं को 1 घंटे में दर्शन कराए जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दर्शन में लगने वाले वेटिंग टाइम में अलग अलग स्थानों पर भजन मंडली की तरफ से भजन प्रस्तुति भी दी जाएगी। तो महाशिवरात्रि की तैयारियां जो है वो उज्जैन में जोरों शोरों से चल रही हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की तरफ से कहना है कि इस बार श्रद्धालुओं को 1 घंटे में ही दर्शन कराया जाएगा और वहीं वेटिंग लाइन में लगे श्रद्धालुओं के लिए भजन मंडली की तरफ से भजन की प्रस्तुति दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि अब बाबा महाकाल की उज्जैन नगरी महाशिवरात्रि के लिए सज धज कर तैयार हुई है।
और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, महाशिवरात्रि की तैयारियां उज्जैन में किस तरीके की चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं अलका कि जिस तरीके से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त जो हैं वो आज से आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल महारात्रि विश्व महारात्रि है। वहाँ भक्तों के दर्शन के लिए काफी तेज व्यवस्था प्रशासन ने की है। प्रशासन के साथ महाकाल जो समिति है, महाकाल ट्रस्ट है, वो पूरे सहयोग के साथ प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है। और इसके लिए प्रशासन ने भी एक मैप जारी किया है। यात्री आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री बस सर्विसेज भी रखी गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर चौक हर चौराहे पर पुलिस की पूरी पैनी नजर रहेगी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर 1 किलोमीटर के बाद जल व्यवस्था भी की गई है। यहाँ जल, पानी और मशकों न देते हुए 10 मिनट बॉटल जो है यहाँ पर उनको उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इनकी प्यास भी बुझ सके, क्योंकि गर्मी अब शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में गर्मी अपने भी लगी है, जिससे उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या न हो। राजेंद्र, उज्जैन नगरी में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए जुटेंगे, भगवान शिव के विवाह के साक्षी बनेंगे। देखिए, पुलिस अधीक्षक अगर सत्येंद्र कुमार शुक्ला की बात करें तो उन्होंने जो है अपने पूरे पुलिस फोर्स को और जो है मध्य प्रदेश डीजीपी से भी उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की थी, जिसको पूरा कर दिया गया। और एक्स्ट्रा फोर्स भी जो है कल उज्जैन में रहेगी। जो श्रद्धालु जो भी आएंगे, क्योंकि 4 रास्ते जो है उज्जैन की तरफ खुलते हैं। इंदौर से भोपाल की तरफ से जाने वाला रास्ता, इंदौर की तरफ से जाने वाला रास्ता, रतलाम की तरफ से आने वाला रास्ता और बड़नगर और आगर मालवा की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, ताकि आने वाले भक्त श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। राजेंद्र, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है महाशिवरात्रि को लेकर? मंदिर का कार्यक्रम क्या रहेगा कल का? देखिए, मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार जो रहेगा, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की बाहर से प्रवेश द्वार में एंट्री रहेगी। और मंदिर की व्यवस्था में ये रहेगा कि ज्यादा भीड़ अगर हो जाती है तो भीड़ को देखते हुए जो है 1 घंटे के अंदर ही अंदर जो है सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हो, कतार ज्यादा लंबी ना लग पाए। इन सारी चीजों को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा सुरक्षा कर्मियों को भी जो है लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है और कितने बजे से महाकाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जा सकेंगे, लाइन लगा सकेंगे, या फिर कितने बजे से महाकाल का दर्शन उज्जैन में शुरू होगा? देखिए, बात की जाए कि श्रद्धालुओं को कितना यहाँ समय मिलेगा, कितना वो रहेगा और उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कितना समय में वो उनके रहेंगे, तो श्रद्धालुओं के लिए पूरी रूप से जो है उज्जैन नगरी को सजाया गया है। उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पुलिस के ट्रेन बनाया गया है, ग्रीन कारपेट बिछाया जाएगा। उन्हीं कारपेट पर चलकर जो है बाबा महाकाल इसके लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। सभी जो बंद रेसिपी के अंदर जो उन्होंने चालू कराया गया है, उनके जूते चप्पल रखने के लिए लॉकर बनवाए गए हैं, अलग से लॉकर बनवाए गए, पार्किंग की व्यवस्था की गई, सारी चीजों की बात की गई है। जी राजेंद्र, महानगरी उज्जैन में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए या फिर किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए पूरा प्रोटोकॉल लगाया गया है। प्रोटोकॉल की समिति काम किया जाएगा, महाकाल ट्रस्ट की तरफ से भी पूर्ण सहयोग रहेंगे। राजेंद्र, लोगों में कितना उत्साह है महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर और बाबा महाकाल को लेकर लोगों में जो उत्साह रहता है वो किसी की सुबह नहीं है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु जो है हर वर्ष और किसी दिन बाबा महाकाल के निर्मित होते हैं।
मुख्य चर्चा रहता है, वहाँ पर पुलिस की स्थिति अपनी स्थिति से कैसी रहती है, प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के स्तंभ है, इसमें 25 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन, नेपाल ट्रस्ट और जनसेवा, जनप्रतिनिधि सभी ने अपनी अपनी स्तर पर जो है व्यवस्थाएं संपूर्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो महानगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शनों की तैयारियां जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर प्रशासन से जोरों शोरों से की जा रही हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजामात पुलिस और प्रशासन की तरफ से किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षाएं जो हैं वो कल से ही शुरू हो चुकी हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा सुचारू रूप से और नकल विहीन कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर भ्रमण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। कड़ी निगरानी के बीच तलाशी के बाद छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं यूपी बोर्ड को लेकर सिरसागंज एसडीएम बुशरा बानो ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नगर में सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां की गई है। वहीं हर टीम पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मंशा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य है। हैं 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से हो रही है। उसमें हमारे काफ़ी सारे छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर सेंटर पे टोटल 18 सेंटर है सिरसागंज में हमारे यहाँ, और हर सेंटर पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। हर 3-4 सेंटर के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है। और हम लोगों ने निरीक्षण भी किया था, वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद थे। और पुलिस की भी हर सेंटर पे व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह से हम, जैसा सरकार की मंशा है, जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में डीआईएस के सहयोग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसी ही यहाँ पे सिरसागंज में हो रही है। और मैं सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो अच्छे से अपना एग्जाम दें और अपने जो भी उनके भविष्य है उसको अच्छा बनाएं। और फिरोजाबाद से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित कुशवाहा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी अलका जी, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के पूरी यहाँ जैसे कि प्रशासन देखा जाए तो अलर्ट मोड पे है और यहाँ टीचर भी है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के जानकार और देते हुए, और बच्चों की जांच भी की जा रही है और प्रवेश पत्र के साथ ही आधार कार्ड भी बच्चों का जमा किया जा रहा है, उसी के जरिए ही उनका प्रवेश होगा। रोहित, प्रशासन की तरफ से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाई जा रही है? किस परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है नकलचियों को रोकने के लिए? नकल विहीन परीक्षा को लेकर के बात करें तो मैम, प्रशासन पूरी तरीके से क्लासों को जांच भी कर रही है और कैमरे की निगरानी में ही बच्चे अपनी पेपर का जायजा ले रहे हैं। किस तरीके से टीचर भी बच्चों को बारी बारी से चेक करते हैं। रोहित, क्या कल से ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं, कहीं से भी नकल की खबर जो है वो परीक्षा केंद्र से सामने आई है? अभी फिलहाल तो कोई ऐसी नकल परीक्षा की कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड में है। जी रोहित, क्या बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? परीक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है बच्चों के मन में? बच्चों से हमने काफी बच्चों से भी बात की तो बच्चे का कहना है कि अब की जो परीक्षा है उसमें थोड़ा उनको लग रहा है डर। किस तरीके से पहले जो बच्चों की तैयारियां थी, पर अब की बार बच्चों ने अलग तरीके से
कठिनाइयों के साथ ही परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। रोहित, परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बच्चों को कोई असुविधाओं को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से देख रहा है। बच्चों को अनाउंसमेंट भी कर रहा है आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि परीक्षा केंद्रों के पास काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ी वगैरह को आना जाना यातायात का वैसे तो उसको भी लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड में है और अनाउंसमेंट भी करता रहता है। रोहित, राज्य सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जो लोग नकल करते हुए पकड़े गए, नकल कराते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। तो क्या फिरोजाबाद में ऐसी कोई कार्रवाई देखने को मिली है? हाँ, नकल करते हुए बच्चा अगर पकड़ा जाता है तो ऐसे की उस पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं को लेकर प्रशासन जो है मुस्तैद है। राज्य सरकार की तरफ से नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक एक परीक्षा कक्ष में दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए परीक्षा पर नजर रखी जा रही है। वहीं नकल कराते हुए पकड़े गए लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की भी बात कही गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए? जी बिल्कुल, अगर परीक्षा की बात करी जाए तो शासन के सख्त जो निर्देश है उसका असर अब देखने को मिलने लगा, क्योंकि कल जिस तरह से नकल माफिया पूरी तरीके से दुबके रहे दोनों पार्टियों की परीक्षाओं में, वही स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि उड़न दस्ते के जो है उसकी दहशत बहुत ज्यादा, और मुख्यमंत्री का एक सीधा आदेश था कि नकल माफियाओं के ऊपर एनआईसी की कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री के इस आदेश का खौफ जो है वो नकल माफियाओं पर साफ देखा जा रहा है और दुबके है बिल्कुल सामान्य तरीके से पूरे जनपद में परीक्षा चल रही है। किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी की सूचना अभी तक नहीं आई है। ओम शंकर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनको 20 सेक्टरों में बांटा गया है। उसमें भी 7 जोन निर्धारित करे गए हैं। प्रत्येक जो केंद्र है परीक्षा केंद्र, उन पर 5 पुलिस वालों की तैनाती करी गई है और साथ में 7 टीमें उड़न दस्ते की जो घूम रही है वो जो है छापेमारी कर रही है। कुछ अगर बात किया जाए परीक्षाओं को लेकर तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। कहीं पर कोई भी अनियमितता या अव्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिली है। ओम शंकर, परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं को किसी तरीके का सुविधा का ना सामना करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है परीक्षा केंद्रों पर? हाँ, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करी गई है। जिससे मान लीजिए कोई छात्र जा रहा है, उसकी साइकिल पंचर हो गई या कोई और दिक्कत हो गई तो उसके लिए सुविधाएं हैं। लोगों को भी जागरूक किया गया है कि परीक्षा न छूटने पाए बच्चों की। अगर रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है उनको परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाए। तो ये एक सराहनीय पहल रायबरेली के जिला प्रशासन की देखने को मिली है। कल ही 2 बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, मार्ग दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुरंत आनंद फानन में उनको स्थानीय लोग और एम्बुलेंस की मदद से उनको परीक्षा केंद्र तक लाया गया और उन्होंने अपनी परीक्षा दी। तो रायबरेली जनपद जो है वो अभी तक किसी तरह की यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी या शिकायत की सूचना नहीं मिल पाई है। ओम शंकर, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी नकलची ग्रुप को हिरासत में भी लिया गया है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? ऐसी कोई घटना सामने आई है? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, क्योंकि जो है कल पूरी तरह से सामान्य चला है सब कुछ। आज भी जो है परीक्षा जो है सामान्य रूप से चल रही है और जनपद में किसी तरह की अव्यवस्था की कोई खबर नहीं है। किस तरीके से निगरानी जो है वो की जा रही है परीक्षा केंद्रों पर? बिल्कुल, इसके साथ ही जो है पुलिस उड़न दस्ते
ये डीएसपी रैंक के अधिकारी लगातार छापेमारी करने के बावजूद जो सीसीटीवी है उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। आईटी सेल के कर्मचारी जो है वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां बैठकर जो है सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप रैब रीजन पर मिश्रा कुशल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही है। ओम शंकर, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, परीक्षा केंद्रों पर उनके पानी की व्यवस्था करी गई है, शौचालयों को साफ सफाई करके दुरुस्त कराया गया है। तो रैब रीजन पर जो है पूरी तरह से अव्यवस्थाओं से दूर है और छात्र भी बिल्कुल जो है वो खुश नजर आ रहे हैं परीक्षा देने के बाद। ओम शंकर, छात्रों में परीक्षा को लेकर, बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें और परीक्षा प्रधानमंत्री करने के बाद वो छात्र जो है पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं और उन्हीं के जो है मार्गदर्शन का पालन करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था परीक्षा को एक पर्व समझिए, तो वो सब एक पर्व, एक त्योहार की तरह जो है इस परीक्षा को मना रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ते के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराई जा सके, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए शासन प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी नकल करवाते पाया जाएगा उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी। और वहीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ माहौल है बोर्ड परीक्षा के दौरान अयोध्या में? बिल्कुल अलका, अगर बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो कल से शुरू हुई हैं, तो अगर कल का आंकड़ा बताया जाए तो 6080 अभ्यर्थी जो हैं वो उन्होंने परीक्षा छोड़े थे पूरे अयोध्या जिले में। अगर बात करेंगे प्रथम पाली में तो 2912 थे और द्वितीय पाली में 3159। आपको बता दें कि 133 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के और इनको जोनों में बांटा गया है। तो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। और अगर बात करेंगे जिला अधिकारी की या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की, तो ये खुद हर एक केंद्रों पे पहुंच करके जायजा ले रहे हैं कि परीक्षा कैसे चल रही है बच्चों की। और उसके बाद सीसीटीवी जो लगे हैं कैमरों में, उसके लिए निगरानी कंट्रोल रूम बनाया गया है जीजीआईसी कॉलेज में। राघवेंद्र, जिन परीक्षा केंद्रों को चयनित किया गया है कि वहां पर नकल की संभावनाएं ज्यादा होती है, उन पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है उन केंद्रों पर? देखिए, अगर जिनको संवेदनशील में रखा केंद्र, वहाँ पे स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। और अगर बात किया जाए सीसीटीवी जो वहाँ पे कैमरे लगे हैं उनपे निगरानी कंट्रोल रूम के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसमें डीएम यहाँ पे लगभग आधा घंटे का टाइम देते हैं, खुद वो चेकिंग करते हैं। जी राघवेंद्र, क्या अभी तक कोई नकल की खबर सामने आई है या इस तरीके की किसी भी छात्र या गिरोह के ऊपर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है इस मामले में? नहीं अलका, अगर बता दें पूरे जिले में अभी तक कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं है कि जो कि नकल करते हुए पकड़ा गया हो। रही बात परीक्षा छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 86 परीक्षार्थी थे जिन्होंने कल जो है वो पेपर छोड़ा था। अभी आज का आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पाया है, शाम को आएगा। और अगर बात करें कुल मिलाकर के यहाँ पे 86,556 अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। जी कितने परीक्षा केंद्रों पर जो है वो परीक्षाएं चल रही हैं और उन केंद्रों पर छात्र छात्राओं को कोई असुविधा ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अलका, बता दें कि 133 केंद्र बनाए गए हैं पूरे अयोध्या जिले में और वहाँ पे छात्र छात्राओं के पास ले करके दिखाया जा रहा है, उनको अपना जो उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसके आधार पे उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और गहनता से चेकिंग की जा रही है। इसके लिए पुलिस
व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन ने उपलब्ध कराया है हर एक केंद्रों पर। जी जी राघवेंद्र, बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में क्या कुछ चल रहा है? जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है बोर्ड परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके कल से परीक्षा चालू हुई है यूपी बोर्ड की, तो उसमें परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं, खुशी का माहौल बता रहे हैं कि जो परीक्षा, लेकिन कहीं एक डर भी समाया रहता है उनके पास कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने अब की बार जो है परीक्षा में नकल करते हुए अगर पकड़े जाते हैं छात्र तो उनके ऊपर डायरेक्ट रास्ता लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा डर भी पैदा है कि कहीं ऐसा कुछ ना आ जाए सामने हमारे, या कोई फेंक ना दे, या कोई पर्ची ना निकल जाए, या कोई और ना हो जाए, उससे थोड़ा सा सहमे हुए हैं। राघवेंद्र, जिस रासुका की जो बात कही गई है सरकार की तरफ से नकलचियों के खिलाफ, क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है इस बार के बोर्ड परीक्षा में? बिल्कुल, बात अगर की जाएगी कि रासुका की, तो यहाँ पर अभी केवल कल का दिन निकला हुआ है, आज परीक्षा हुई, लेकिन अभी तक कोई नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं तो एक दिन नहीं बीतता था, कम से कम 2-1 केंद्रों पर नकल करते हुए नकल पकड़े जाते थे, और अब कहीं उनके अंदर ये समाया हुआ है डर कि अगर हम नकल करेंगे या नकल करते हुए पकड़े जाएंगे तो मेरे ऊपर रासुका लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के बारे में हमीरपुर में क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, हमीरपुर में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल अलका, बता दूं जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो है लोगों की जो परीक्षाएं थी वो स्थगित करके जो है शासन के द्वारा जो छात्र हैं उनको प्रमोट किया गया था। फिलहाल में मौजूदा स्थिति की बात करें तो बच्चों की कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से उनको परीक्षाओं में बैठने को मिल रहा है और अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उत्साह बच्चों को देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो हमीरपुर का जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है, बराबर मॉनिटरिंग कर रहा है। जो कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 44 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जो है पर कमरों में जो है 2-2 कैमरे लगाए गए हैं और बराबर निगरानी भी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। क्या अभी तक किसी नकल करने की खबर कहीं किसी केंद्र से सामने आई है? फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो 44 केंद्रों में ऐसी कोई अपडेट जो है जानकारी नहीं मिली है कि ऐसी कोई नकलची पकड़ा गया हो। बावजूद अभी जो स्थिति है वो समान है, ऐसी कोई जानकारी अपडेट नहीं मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज यूपी को महिंद्रा ट्रेलर के इंजन केबिन में विशेष कैविटी बनाकर ले जाई जा रही गांजा तस्करी मामले में 2 लोगों को थाना क्षेत्र बीकापुर अयोध्या में गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 1.25 कुंटल गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रेलर के कैबिन में एक गुप्त कैबिन बनाकर गांजा तस्करी की जा रही थी। इसकी जानकारी पाकर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान 2 लोगों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम और पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।